है कि आज की टाइम के अंदर महंगाई दर को देखते हुए गवर्नमेंट ने किस प्रकार से एक गरीब आदमी हो या अपने बोल सकते हैं कुशल मजदूर को धीरे धीरे करते करते जहाँ जिसकी सैलरी 17,400 रुपये आनी चाहिए वहां उसकी आ रही है 10,225 रुपये और 21,700 आनी चाहिए वहां पे आ रही है 12,750 रुपये। ऊपर से गवर्नमेंट बोलती है कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर वो कहाँ से बनेगा? जैसे किसी व्यक्ति की सैलरी यहाँ पे 17,400 रुपये ना, इसका 70% एरियल आएगा, लगभग 12 से 13,000 रुपये एरियल आता है डीए प्लस डीए। इस प्रकार डीए कितना होता है? डीए जिस व्यक्ति की 17,400 रुपये वेज रेट है तो यहाँ पे डीए भी 17,400 रुपये आएगा, जिसको अपने बोलते हैं बोनस 4,375 रुपये। इसके अंदर टोटल चले गए। सैलरी उसकी 10,225 रुपये और 8,375 रुपये उसका खाली टैक्स के अंदर चले गए, जहाँ पे उसको कोई उम्मीद नहीं है कि मेरे को कुछ मिलेगा या ना मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, सभी को प्रणाम। आज हम बात करेंगे ईपीएफओ के बारे में। उससे पहले अपने दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरीके से दीपावली आप लोगों ने मनाई होगी। ईपीएफओ के अंदर हम देखेंगे कि ईपीएफओ 1952 के अंदर लागू हुआ था। उससे पहले ईपीएफओ के कुछ उद्देश्य थे, उसके बारे में भी बात करेंगे। ईपीएफओ की शुरुआत देखते हैं। अब ईपीएफओ 1952 के अंदर अपने देखेंगे कि ईपीएफओ 1952 में 12% कर्मचारी करता है, जो 1952 में इन्होंने लागू कर दिया था। 3.67 प्राइवेट जॉब के अंदर नियोक्ता का होता है और इसमें ईएसआई जो 1952 के अंदर ही जोड़े गए थे, ये जोड़ा गया था 0.75%। यानी ये तीनों ही अपने 1952 के अंदर ही इन्होंने इसमें ऐड कर दिया था। उसके बाद में फिर दोबारा इसमें संशोधन हुआ 1975 के अंदर, तब इसके अंदर एक ईएसआई जोड़ी गई थी, अपने ईडीएलआई जोड़ा गया था। इसके अंदर 0.50%, लेकिन ये उसमें लिखा गया था कि नियोक्ता डिपॉजिट करवाएगा। हालांकि नियोक्ता का आगे मैं पूरा सिस्टम बताऊंगा आपको, उसके बाद में आपको समझ आ जाएगा कि इसको डिपॉजिट कौन करवाता है। उसके बाद में 1995 के अंदर इसमें जोड़ा गया था ये 8.33% ईपीएस जोड़ा गया था, जिसपे अभी आंदोलन चल रहा है और 2005 से लेकर कंटिन्यू इस पे आंदोलन ही हो रहे हैं। क्यों आंदोलन हो रहे हैं वही आपको बताया था। उच्च पेंशन वाला सिस्टम इन्होंने हटा दिया था। आज जिन व्यक्तियों ने इसके अंदर डिपॉजिट करवाया था उन व्यक्तियों को किसी को 800 रुपये पेंशन आ रही है, किसी को 1200 रुपये आ रही है और मैक्सिमम किसी को पेंशन मिल रही है तो वो 2000 के राउंड फिगर में मिल रही है, क्योंकि किसी को 1800 मिल रही है, किसी को 2000 रुपये तक मिल रही है। उन्होंने क्या है, इसके अंदर करीबन 25 साल तक डिपॉजिट करवाने के बाद में आज वो 2000 रुपये मिल रही है। लेकिन अब 2000 रुपये महंगाई दर की वजह से इन 2000 की वैल्यू नहीं रही है, क्योंकि जब उन्होंने 1995 में शुरुआत की थी तब उस पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा थी और अब धीरे धीरे महंगाई दर बढ़ने की वजह से पैसे की वैल्यू डाउन हो गई है। इन 2000 से कुछ नहीं होता है। अगर मैं टोटल की बात करूं तो 25.25%, यानी कि किसी व्यक्ति की सैलरी अगर यहाँ पे 1,000 रुपये है ना पर डे की, मैं मानता हूँ कोई व्यक्ति 1,000 रुपये कमा रहा है तो 25.25% का आप डायरेक्ट समझ लो कि लगभग 730 रुपये उसको मिल रहे हैं। 730 रुपये मिल रहे हैं। बाकी ऊपर की अगर मैं बात करूं ये 270 रुपये सिर्फ आपके इस ईपीएफओ और ईपीएस और ईडीएलआई और ईएसआई के अंदर जाते हैं। ये 270 रुपये पर डे के, पर डे बता रहा हूँ ये मैं। एक दिन का अगर कोई व्यक्ति की इनकम अगर यहाँ पे 1000 रुपये है ना। और दूसरी चीज ये मैं आपको बता देता हूँ, इस पे विरोध क्यों हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई विरोध करने वाली चीज है ना तो ये सिर्फ 25,000 रुपये पर लागू होता है। जिस व्यक्ति की सैलरी 25,000 रुपये तक है उस व्यक्ति पर ईपीएफओ का अधिनियम लागू होगा। ये साफ साफ उसके अंदर लिखा है। अब 25,000 रुपये में क्या प्रॉब्लम आई? 25,000 में ये प्रॉब्लम आई कि इसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों थे, क्योंकि शुरू के अंदर इन्होंने गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को रखा था। अब गवर्नमेंट जॉब के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। महंगाई दर बढ़ने से पैसे की वैल्यू डाउन हुई तो उनकी सैलरी बढ़ चुकी है और जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले व्यक्ति हैं जिसकी 20-25,000 रुपये तक सैलरी है वो इसके दायरे में आ गया। और अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हुई? प्राइवेट जॉब वालों को हुई। क्यों हुई प्राइवेट जॉब वालों को? क्योंकि एक व्यक्ति अगर कोई यहाँ पे 1,000 रुपये अगर पर डे का वो कमा रहा है ना तो 270 रुपये उसके इसमें जा रहे हैं। और दूसरी चीज है, इस पे मेन प्रॉब्लम क्यों होती है? मेन प्रॉब्लम ये होती है, मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि मैंने एक किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने के लिए डॉक्यूमेंट डाला था ऑनलाइन, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट उसमें डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम थी। तो लगभग मैंने जो दोबारा वीडियो बना के डाला 10 सितंबर को डॉक्यूमेंट लगाया था और 28 अक्टूबर तक वो डॉक्यूमेंट बाय दिल्ली नॉर्थ पेंडिंग फील्ड ऑफिस दिखा रहा है। करीबन उसके 48 से 49 दिन हो चुके थे, वो अभी तक पेंडिंग दिखा रहा है। हालांकि उसमें अधिनियम में यह दिया हुआ है कि मिनिमम 7 से 21 दिन के अंदर अंदर आपका या तो उस कार्य को सक्सेस कर दिया जाएगा व उसको रिजेक्ट करा दिया जाएगा। यानी कि कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अगर वो बिल्कुल सही है तो आपका अप्रूवल कर दिया जाएगा। और उसमें यह भी दिया हुआ है अगर कोई प्राइवेट कंपनी इसके अंदर अप्रूवल नहीं देती है तो उसको कंप्लीट माना जाएगा। अगर आप उसके प्राइवेट कंपनी अप्रूवल नहीं देती है तो भी हम उसको अप्रूवल करेंगे। लेकिन 48 दिन हो गए हैं किसी भी प्रकार से। उसके बाद में यहाँ पे 28 अक्टूबर को एक कैंप लगा था। उस कैंप में जाने के बाद में वो बोलते हैं कि इसमें कंपनी अप्रूवल देगी तो ये सही होगा।
अब वहाँ पे अधिनियम में तो ये इन्होंने चेंजिंग कर दिया, क्योंकि 2022 के अंदर इसमें चेंजिंग किया था कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी चली जाती है और अगर आपके डॉक्यूमेंट अप्रूवल नहीं करती है तो ईपीएफओ को आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दीजिए, वो आपको अप्रूवल करेगा। लेकिन वहाँ पे ये बोलते हैं कि आप कैंप के अंदर नहीं होगा, ये आपका पहले तो आप कंपनी के पास जाओ या फिर हमारे फील्ड ऑफिस दिल्ली चले जाओ, वहां हो जाएगा। अब अपनी बात करते हैं सैलरी की। जो वेज रेट की सैलरी है उसमें कमी किस प्रकार से आती है। अब मैंने पहले आपको बता दिया कि 25.25% तो आपकी सैलरी यहाँ चली गई। अब आगे आता है 2014 का। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएफओ के अंदर 15 बार संशोधन हो चुका है। अब तक 15 बार इसमें संशोधन किया गया है। 15 बार इसमें संशोधन किया गया और जितनी बार भी इसको संशोधन किया गया है उतनी बार भी एक कोई 25,000 रुपए तक की यहाँ पे जॉब करने वाला व्यक्ति है ना, मैक्सिमम अकुशल मजदूर या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कुशल मजदूर को बोलते हैं, उसको दबाने का पूरी तरीके से कार्य किया गया था। धीरे धीरे इसमें जो भी संशोधन हुआ ना वो एक गरीब मजदूर के खिलाफ ही जाता गया और इसमें आंदोलन भी बहुत हुए थे, लेकिन इसमें कोई भी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट इसको दिन प्रतिदिन अपने देखते हैं कि इस पैसे को दबाने का कार्य कर रही है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं जो 2014 के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट ने इसके अंदर संशोधन किया था उसके बारे में चर्चा करते हैं। 2014 के अंदर इसके अंदर महत्वपूर्ण एक बदलाव हुआ था, वो उच्च पेंशन का दर्जा था उसको समाप्त कर दिया। उच्च पेंशन का दर्जा समाप्त करने के बाद में जो महंगाई भत्ता और डीए आ रहा था वो बंद हो चुका था और जो भी वेज रेट सैलरी अपने जितनी आपकी पेंशन बन रही थी यहाँ पे मैक्सिमम जो किया था ना वो अपने को पता है कि 1,075 वाला था, 1,075 वाला था, 2014 के अंदर किया था। इसमें क्या है कि ये सैलरी आ रही है अपनी जो पेंशन आ रही है ना ये पेंशन ही रहेगी। इसके अलावा आपको अगर कोई महंगाई दर बढ़ती है ना ही आपको कोई महंगाई बता ना आपको डीए मिलेगा, दोनों ही चीज यहाँ पे समाप्त कर दी थी। इसलिए ईपीएस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी। और दूसरी चीज उन्होंने ये लिमिटेड संस्था चालू की थी। लिमिटेड संस्था के अंदर क्या रखा था कि अगर किसी संस्था के अंदर लिमिटेड का लाइसेंस लेना तो बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा अपने को समाप्त कर दिया था पूरी तरीके से। तो यहाँ पे 20 व्यक्ति से ज्यादा अगर कहीं कार्य करता है तो उसको ईपीएफओ के अंदर लागू कर दिया था कि ईपीएफओ आपको कटवाना ही पड़ेगा। ईपीएफओ ये कितना था, ये मैंने टोटल आपको 25.25% बताया था सैलरी का। अब यहाँ पे आती है लिमिटेड। लिमिटेड ने क्या किया, लिमिटेड ने ये सिस्टम कर दिया कि अब हमारा जो भी है हम अगर यहाँ पे पहले मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड के माध्यम से समझा देता हूँ। ये अपने मानते हैं कि रेलवे है, क्योंकि रेलवे टोटली अपने को पता है प्राइवेट हो चुका है लगभग, थोड़ा बहुत बचा बाकी रेलवे है और ये एक लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड है और ये कोई एम्प्लॉय है, व्यक्ति बोल देते हैं अपने एम्प्लॉय या व्यक्ति। अब ये क्या सिस्टम है कि यहाँ रेलवे में उसको जॉब करनी है और यहाँ पे ये लिमिटेड संस्था है। ये लिमिटेड संस्था अगर रेलवे को जरूरत होगी तो इन लिमिटेड संस्था से वो व्यक्ति मांगेंगे कि आप हमारे को एम्प्लॉय दो, हम आपको इतनी सैलरी देंगे। यहाँ पे जो होता है ना वो होता है वेज रेट, यहाँ से जारी होगा वो वेज रेट जारी होगा और यहाँ से ये पहले इस व्यक्ति को हायर करेंगे क्योंकि इसको जॉब के लिए बुलाएंगे। फिर ये आगे इसमें ये थर्ड पार्टी होती है, थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी क्या करती है, ये आगे देती है यहाँ पे मजदूर को, यहाँ पे इन पे। अब ये व्यक्ति डायरेक्ट रेलवे को नहीं बोल सकता कि मेरी सैलरी कम आ सकती है या ज्यादा आ रही है या सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रहे हो। ये व्यक्ति इनको बोलेगा लिमिटेड को और लिमिटेड इनसे बात करेगी। अब ये लिमिटेड वाले क्या कहते हैं कि हम एम्प्लॉय दे रहे हैं, इसके बदले हम पर व्यक्ति का 16% चार्ज करेंगे, यानी आपकी सैलरी का 16% चार्ज इन्होंने कर लिया। अब यहाँ पे 16% आपकी सैलरी और कम हो गई। अब 25 और 16 अपने जोड़ते हैं तो यहाँ 41.25% आपकी सैलरी पहले गायब हो चुकी है, 41.25%। अब अपने थोड़ा सा वेज रेट पे बात करते हैं कि वेज रेट में मैंने 29 अक्टूबर को मैं रेलवे के अंदर गया था। यहाँ पे एक तो सुपर के नाम से एक कंपनी है और एक ग्रुप 4 के नाम से कंपनी है और एक कोई एक्स, इस प्रकार से एक्स जीन के पता नहीं, इस प्रकार से 3 कंपनियों के मैंने एम्प्लॉय देखे थे, उनसे बात की थी। उन्होंने बताया जो सैलरी बताई थी, कोई व्यक्ति 8,000 बता रहा है और मैक्सिमम कोई हाईएस्ट सैलरी अपनी बता रहा है वो 12,000 रुपये बता रहा है। 12,000 रुपये क्यों बता रहा है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझा जाएगा कि किस प्रकार से उनकी 12,000 रुपये आ रही है। ईपीएफओ के अंदर टोटल मैंने बताया था वो 25.25% पहले सैलरी चलेगी, फिर लिमिटेड वालों ने इसमें चार्ज कर दिया 16% का। ये टोटल आपके सैलरी का 41.25% हो गया। वेज रेट है अभी जो कुशल मजदूर का वो 17,400 रुपये है, कुशल मजदूर का एक कुशल मजदूर का यानी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उसका 21,700 रुपये वेज रेट है। ये वेज रेट गवर्नमेंट जारी करती है कि इससे कम आप इनको सैलरी नहीं दे सकते। अब यहाँ अकुशल मजदूर का 41.25% अपने 17,400 में घटाते हैं तो उसके 7,175 रुपये वैसे ही कम हो गए क्योंकि ये टोटल फंड के अंदर इसका चला गया। और यहाँ पे कुशल मजदूर की बात करें इसके 8,950 रुपये इसके अंदर चलेगी। 400 में से घटाते हैं तो यहाँ पे 10,225 रुपये ये अकुशल मजदूर की कटने के बाद में उसको सैलरी मिल रही है। कहाँ पे 17,400 रुपये और कहाँ पे इसकी करते 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 10,225 रुपये इसके इन हैंड अकाउंट के अंदर आई है, यानी कि इसके अकाउंट में जो सैलरी आएगी वो 10,225 रुपये आएगी। और अब यहाँ पे 21,700 के अंदर अपने यही चीज घटाते हैं तो 21,700
में से अपने घटाते हैं 8,900, तो यहाँ पे लगभग 12,750 रुपये ये एक कुशल मजदूर की सैलरी बचती है। अब एक थोड़ा समझने वाली है कि आज की टाइम के अंदर महंगाई दर को देखते हुए गवर्नमेंट ने किस प्रकार से एक गरीब आदमी हो या अपने बोल सकते हैं कुशल मजदूर को धीरे धीरे करते करते जहाँ जिसकी सैलरी 17,400 रुपये आनी चाहिए वहाँ उसकी आ रही है 10,225 रुपये, और 21,700 आनी चाहिए वहाँ पे आ रही है 12,750 रुपये। ऊपर से गवर्नमेंट बोलती है कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर वो कहाँ से बनेगा? अब दूसरी चीज मैं अब की बार का बताता हूँ आपको। एक अपने को पता है एरियल आता है, एरियल, इसको अपने हिंदी के अंदर बोलते हैं महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता, ये महंगाई भत्ता किस प्रकार से आता है? ये सैलरी का 70% होता है। जिससे किसी व्यक्ति की सैलरी यहाँ पे 17,400 रुपये ना, इसका 70% ये एरियल आएगा, लगभग 12 से 13,000 रुपये एरियल आता है। 12 से 13,000 रुपये एरियल। ये एरियल कहाँ पे गायब होता है? ये एरियल होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक रेलवे प्राइवेट कंपनी के पास में और दूसरा ये लिमिटेड कंपनी है। इनके जो उच्च अधिकारी होते हैं ना, एक तो इनका जो अपने एम्प्लॉय को हायर कर रहा है कि ये कंपनी से मांग रहा है, और एक ये कंपनी का जो उच्च अधिकारी होता है ना, इन दोनों के अंदर 50-50 ये बढ़ जाता है। रियल है ये, मैं कोई आपको शॉर्ट नहीं बता रहा, रियल बता रहा हूँ कि वास्तव में ये 50-50 बांट लेते, ये एरियल भी नहीं देते। दूसरा अपने को पता है, एक अपने को पता है कि सैलरी के अंदर डीए लागू किया हुआ सरकार का, डीए प्लस डीए, इस प्रकार से आपको पता होगा। डीए क्या होता है? डीए ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर 12 मंथ लगातार जॉब करता है तो उसको एक सैलरी एक्स्ट्रा डीए के रूप में दी जाती है। डीए कितना होता है? डीए जिस व्यक्ति की 17,400 रुपये बेज रेट है, तो यहाँ पे डीए भी 17,400 रुपये आएगा, जिसको अपने बोलते हैं बोनस, कि दीपावली पे अपने को बोनस आएगा। ये 17,400 रुपये ये भी अब की बार इन्होंने आपस में दोनों ने बांट लिया, 50-50 कर दिया इसको, ये भी बांट लिया। यहाँ पे 12,000 रुपये तो ये इसके गए, 17,400 रुपये ये गए, और हर महीने 8,000 अपने 7,175 रुपये इसके गए, ये टोटल गए। और यही इसका एक कुशल मजदूर का यही जा रहा है। अब मेरे को एक चीज गवर्नमेंट बताए, यहाँ पे अगर आपको प्राइवेट सेक्टर चलाना है और रियल में आपको प्राइवेट जॉब ही अप्लाई करनी है कि प्राइवेट जॉब के अंदर ही हमारे कार्य अच्छा होता है, तो आप प्राइवेट पे नियम तो लागू करें कम से कम, कि इस नियम और कानून के तहत सैलरी दी जाएगी, कोई कंपनी बीच में इसका। दूसरी चीज, ये थर्ड पार्टी कंपनी आपने डाल रखी है कि एक लिमिटेड कंपनी है, इसका कोई काम नहीं है, किसी भी प्रकार से इस कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता है, ना इनके पास में कोई कार्य होता है खुद का। ये थर्ड पार्टी से कार्य लेती है और यहाँ से एम्प्लॉय को बुलाती है, और यहाँ बीच में उसका 16% रख लेती है, 16%। एक व्यक्ति को अपने को पता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे 500 रुपये कमा रहा है, 500 रुपये कमा रहा है, तो 80 रुपये ये डेली का ये लेके जा रहे हैं लिमिटेड वाले। क्यों लेके जा रहे हैं 80 रुपये? ये समझ नहीं आ रहा है इनका कि 80 रुपये पर डे को वो उनको कमा के दे रहा है, हालांकि 500 रुपये में एक व्यक्ति को कोई प्रकार का प्रॉफिट नहीं है। दूसरा एक चीज गवर्नमेंट बोलती है कि 10,225 रुपये ये सैलरी तो ठीक है, उसके बाद में आपको ये तो है नहीं कि आप पैसों का करोगे, क्या आप कोई राशन खरीदोगे या किसी प्रकार से आप कोई शॉपिंग करोगे या कहीं पे भी कुछ आप खरीदारी करोगे, तो वहां पे अगर मैं मैक्सिमम मानूं तो ये 12% इन पे टैक्स और लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि अपने कोई भी वस्तु खरीदेंगे तो उसके ऊपर टैक्स है, किसी पे 18% है, किसी पे 8% है, किसी पे 10% है। एवरेज की बात करूं या 12% टैक्स आ जाएगा। और गाड़ी वगैरह हम भरवाते हैं तो उस व्यक्ति के लिए तो पेट्रोल का तो अपने को पता है कि पेट्रोल लगभग 38 से 39 रुपये फिल्टर होने के बाद में पहुंचता है। उसके बाद में गवर्नमेंट का टैक्स लगने के बाद में अपने को 107 रुपये भी फिलहाल में मिल रहा है पेट्रोल, 107 रुपये उसका तो हाईएस्ट ही है, लेकिन अपने 12% मानते हैं। अब 10,225 रुपये का अगर वो कुछ खरीदेगा तो यहाँ पे 12% के हिसाब से 1,000 पे अपने मानते हैं कि 12%, 10,000 का 12% निकाले तो लगभग 1,200 रुपये उसके ये और चले गए। अब इसमें टोटल कितने किए थे? 7,175 में 1,200 और जोड़ दो, ये 8,375 रुपये, 8,375 रुपये इसके अंदर टोटल चले गए। सैलरी उसकी 10,225 रुपये है और 8,375 रुपये उसका खाली टैक्स के अंदर चले गए, जहाँ पे उसको कोई उम्मीद नहीं है कि मेरे को कुछ मिलेगा या ना मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।